Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, आप तमाम बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं। अल्लाह पाक आप तमाम बच्चों का जो 1 अप्रैल को 10th फिजिक्स का पेपर होने जा रहा है वो आप तमाम बच्चों का बहुत बेहतरीन हो, आपकी तवक्कुआत से उम्मीदों से भी ज़्यादा अच्छा हो। अपने वालिदैन की दुआओं को लेके जाइएगा और अपनी जो तैयारी है वो भरपूर कीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए एक एंड गेम लेके आया हूँ 10th फिजिक्स की, ताकि आप बच्चों को जो तैयारी है उसके अंदर एक बूस्ट अप मिले और आपके स्कोर जो हैं, आपके जो मार्क्स हैं उनमें भी इंशाल्लाह इजाफा हो। कि अगर आपकी तैयारी अभी 40 मार्क्स वाली है, 50 मार्क्स वाली है, तो ये वीडियो के बाद आपकी जो तैयारी है वो मैक्सिमम बूस्ट अप हो जाए इंशाल्लाह। तो आप बच्चों ने करना क्या है, इस लेक्चर को, इस पूरी वीडियो को आप 1x की स्पीड पे सुन लीजिए, नॉर्मल जो स्पीड होती है। अगर टाइम कम है तो 1.5x पे सुन लीजिए, 2x पे सुन लीजिए, ताकि आप जल्दी जल्दी में इन तमाम चीज़ों को देखते जाएं। तो बच्चों, आई एम तैमूर हसन फ्रॉम पास एजुकेशन सिस्टम, और मैं आप तमाम बच्चों के बहुत ज़्यादा जो मैसेजेस, बहुत ज़्यादा आप लोगों के कहने पर ये वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि आप लोगों के जो सीनियर्स हैं, आप लोगों के जो भाई हैं, आप लोगों के जो सिस्टर्स जो हमारे पास एंट्री टेस्ट की तैयारी करते हैं, उन्होंने बताया कि उनके जो छोटे भाई बहन हैं वो परेशान हैं तैयारी को लेकर। तो मैंने कहा उनकी परेशानी मेरी परेशानी है, तो मैं एक वीडियो लेक्चर डिजाइन कर देता हूँ। तो बच्चों, दिस ऑल एफर्ट इज डन बाय पास एजुकेशन सिस्टम। सिंपल सी बात है, मैं कोई गैस वगैरह नहीं करने वाला, क्योंकि ये बहुत ही ना फनकारी वाला काम होता है, गैस वगैरह कर देना, ठीक है ना, कि ये आएगा वो आएगा। भाई ये तो होता ही, ये तो बोर्ड ने तो इसको बहुत ज्यादा बैन किया हुआ है कि ये गैस वगैरह तो ये करना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो मैं आपको तैयारी पूरी करवाऊंगा। जो एफर्ट्स है, लोग मेहनत की तरफ नहीं जाते, मैं गैस कुछ दे देते हैं, ये कर लो वो कर लो। भाई उन्होंने पेपर बनाया हुआ है, क्या वो पेपर सेट करके आए हुए हैं कि उनको इतनी श्योरिटी से पता है 100/100 लोगे, ये करोगे, इसी तरह करोगे। हाँ, तैयारी करवाओ, फिर आप श्योरिटी दे सकते हो कि आपके कंफर्म 60/60 है। तैयारी नहीं करवाए, सिंपल ये आएगा वो आएगा, तो वो बच्चा कैसे करेगा, ठीक है। तो मैं इधर आपको चीजें करवाने आया हूँ, आ जाओ मेरे साथ। मैं आपको तमाम एमसीक्यूज भी करवा देता हूँ, और तमाम शॉर्ट भी, तमाम लॉन्ग भी। तो बच्चों, आई एम योर इंस्ट्रक्टर तैमूर पासियन। आप लोगों के पेपर में 12 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे, आप सबको पता है। शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों के 30 मार्क्स के होंगे, और इसके अलावा जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों के 18 मार्क्स के होंगे। पेयरिंग स्कीम पे हम बिलीव नहीं कर रहे, लेकिन अब आप लोगों को एक दो चीजें मैं यहाँ पे जरूर बताना चाहूंगा, कि वो तमाम बच्चे जो पंजाब बोर्ड के हैं, आप लोगों के पास एक पेयरिंग स्कीम है जो कि सर्कुलेट कर रही होगी बच्चों। वो क्या है, मैं बता देता हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन में ये है, एक बच्चों का क्वेश्चन नंबर 5 आएगा, एक क्वेश्चन नंबर 6 होगा, एक क्वेश्चन नंबर 7 होगा। जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा, क्वेश्चन नंबर 5 का भी एक ए पार्ट होगा और एक बी पार्ट होगा, ठीक है। नॉर्मली ए पार्ट थ्योरी वाला होता है और बी पार्ट न्यूमेरिकल होता है। जो आपका ए और बी पार्ट है ना, ये आएगा चैप्टर नंबर 10, 12 और 16 में से। 10, 12 और 16 में से। जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये आप लोगों का होगा 11, 13 और 17 में से। और जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो 14, 15 और 18 में से होगा। तो प्यारे बच्चों, मेरे छोटे भाइयों, मेरी छोटी बहनों, याद रखिएगा, आप लोगों ने करना क्या है, इन तमाम चैप्टर्स के लॉन्ग को करके जाना है। इन तमाम चैप्टर्स के लॉन्ग को पढ़ के जाना है। तो क्या इसमें से किसी में से न्यूमेरिकल थ्योरी, ये कोई श्योरिटी नहीं होती है, सारा करके जाना है। इनके लॉन्ग भी, न्यूमेरिकल भी, और बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट। यानी आप लोगों ने कोई किसी तरह का रिस्क नहीं लेना कि मैं इसके लॉन्ग कर लूं, इसके न्यूमेरिकल कर लूं। ऐसा आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करना। एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। नॉर्मली ये देखने को मिला है कि जो चैप्टर नंबर 12, जो चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 18 है, इनमें से ज्यादातर ज्यादातर इनमें से न्यूमेरिकल आने के चांसेस होते हैं। भाई ये कहीं पे ऑफिशियली नहीं लिखा गया, मैं एक पास्ट पेपर के एनालिसिस करके आप लोगों के साथ चीजें कुछ डिस्कस कर रहा हूँ। मेरी बात समझे, इनमें से ज्यादातर न्यूमेरिकल आने के चांसेस होते हैं। 11, 12, 13 और 18, यानी अगर बोलूँ ना, तो शायद आपका चैप्टर 12 में से न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। और इधर आपका 13 में से न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। और इधर आपका 18 में से न्यूमेरिकल, ठीक है। एक ये बिल्कुल कैसे, जिसको आप बोलो 50-50 है, इसकी प्रोबेबिलिटी आप लोग बोलो कि 50-50 है, ठीक है।
और एक कोई बच्चा बोले कि नहीं नहीं ये तो जी बिल्कुल अजीब बात है, तो मैं खुद उससे इत्तेफाक करता हूँ। क्यों? क्योंकि इस चीज पे तो हमने जाना ही नहीं है, तैयारी पूरी करनी है। लेकिन मैंने बता दिया है ग्रीन के साथ जिनको किया इनमें से न्यूमेरिकल आने के चांसेस है। चैप्टर 10 में से आपका शायद लॉन्ग आ जाए, ठीक है, जो पहली शिफ्ट वाले बच्चे हों शायद, या 11 में से लॉन्ग आ जाए, और इधर से 15 में से, ठीक है। तो कुछ ऐसा बन सकता है। ओके बच्चों, तो 12 नंबर के एमसीक्यूज को पक्का करते हैं ना? आ जाओ आ जाओ सारे बच्चों आ जाओ, करते हैं। ओके बच्चों, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, देखिएगा मैं ग्रीन के साथ हाईलाइट करता जाता हूँ। पहले नंबर पे हमारे पास क्या लिखा है, व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑब्जेक्ट टू एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन कब होता है? जब एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू आ जाए डिस्प्लेसमेंट, यानी एक्सेलरेशन क्या आ जाए, प्रोपोर्शनल, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल आ जाए, किसके प्रोपोर्शनल आ जाए, डायरेक्टेड टू मीन पोजीशन, ठीक हो गया। फिर ये हमारे पास बी ऑप्शन के अंदर लिखी हुई है बात, इन अ स्प्रिंग मैस स्प्रिंग सिस्टम द रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोवाइडेड बाई, रिस्टोरिंग फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? ये करता है द स्प्रिंग अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। जी बिल्कुल ठीक है, हुक्स ने बताया था F इक्वल टू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है, यही होता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो ये हमारे पास बन जाता है F इक्वल टू माइनस के एक्स। याद रखिएगा ये के कूलम्स कांस्टेंट है, इसका यूनिट क्या बनता है, न्यूटन पर कूलम। गॉट इट। और के की कॉम्बिनेशंस किसकी तरह के होते हैं, कैपेसिटर की तरह के। जिस तरह कैपेसिटर के सीरीज पैरेलल होते हैं ना, उस तरह स्प्रिंग कांस्टेंट के भी कॉम्बिनेशन होते हैं। टाइम पीरियड टी ऑफ मैस स्प्रिंग सिस्टम इज गिवन बाई टी इज इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन में के। गॉट इट, एम अपॉन में के, यही हमारे पास होता है। ओके, तो उसके बाद हमारे पास होता है नेक्स्ट वन, फॉर अ सिंपल पेंडुलम द पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ, पीरियड किसके इंडिपेंडेंट होता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एल अपॉन में जी। तो यहाँ पे आप जो देख सकते हो, हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता है लेंथ पे, वो डिपेंड करता है ग्रेविटी पे, तो मैस पे नहीं करता। तो मैस के इंडिपेंडेंट होता है, उसने यही पूछा हुआ था इंडिपेंडेंट किसके होता है। उसके बाद प्यारे बच्चों, द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाई टी इज इक्वल टू 2 पाई इंटू, हमारे पास टी इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एल अपॉन में जी। तो बी ऑप्शन में है द नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए साइकिल वाइब्रेटिंग। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस को क्या बोला जाता है, फ्रीक्वेंसी बोला जाता है, इसका यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास फ्रीक्वेंसी हम मेजर करते हैं ना, गॉट इट। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको एम्पलीट्यूड बोला जाता है। उसके बाद है डैम्पिंग इज अ ऑसिलेशन सिस्टम कॉजेज। डैम्पिंग किसको कॉज करती है, ये बेसिकली अ प्रोग्रेसिव रिडक्शन इन एम्पलीट्यूड। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव मोशन। वेव मोशन की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, इट ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये एनर्जी को ट्रांसफर करती है। फिर है द वेव प्रोड्यूस ऑन सरफेस ऑफ वाटर इज एन एग्जांपल, वो होती है ट्रांसवर्स वेव हमारे पास। उसके बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट वन इज इन अ लॉन्गिट्यूडनल वेव द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट, कैसे वाइब्रेट करते हैं, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। फिर है द रिलेशन बिटवीन v इज इक्वल टू एफ लैम्डा हमारे पास होता है। तो यहाँ से बच्चों आप लोग चेक कर सकते हो, सी ऑप्शन ठीक है। द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ वेव अराउंड ऑब्स्टेकल्स, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है डाइफ्रैक्शन, गॉट इट। उसके बाद है द टाइम टेकन बाय वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, उसको तो भाई हम क्या बोलते होते हैं, उसको बोलते होते हैं टाइम पीरियड। गॉट इट, टाइम पीरियड क्या होता है, सेकंड, गॉट इट। अगर मैं आपसे कहता हूँ सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड, अगर मैं आपसे बोलता हूँ इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 1/2, 1/2 का मतलब होता है 0.5 हर्ट्स, गॉट इट। ओके, उसके बाद वेव दैट डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो फिर उनमें कैसे प्रोपगेशन होती है, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की मदद से प्रोपगेट करते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में 90 के एंगल पे होते हैं, ये भी याद रखिएगा। ओके, उसके बाद इन अ रिपल टैंक द स्पीड ऑफ वाटर वेव डिक्रीजेस इन शैलो वाटर, दिस कॉज, ये किसको कॉज करता है, दिस कॉज वेव लेंथ टू डिक्रीज, इससे वेव लेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। उसके बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है अ बॉल प्लेस्ड इन अ बाउल एग्जीक्यूट्स एसएचएम बिकॉज, क्यों एग्जीक्यूट करता है, द कंपोनेंट ऑफ इट्स वेट, द कंपोनेंट ऑफ इट्स वेट एक्ट एज अ रिस्टोरिंग फोर्स। उसके बाद साउंड इज प्रोड्यूस बाय, साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेटिंग बॉडी से। उसके बाद है बच्चों हमारे पास ये गॉट इट, ये क्लियर हुआ आप लोगों को।
फिर है साउंड वेव्स आर, साउंड वेव्स बेसिकली क्या होती हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है हमारे पास। फिर है साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रेवल, ये किस में ट्रेवल नहीं कर सकती, वैक्यूम में। इसलिए वैक्यूम में जब कहीं पे दूर से ब्लास्ट हो रहा हो तो ब्लास्ट को हम देख सकते हैं, सुन नहीं सकते। क्यों नहीं सुन सकते, क्योंकि वैक्यूम अगर कोई एटमॉस्फेयर के अंदर, क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेयर के दरमियान में वैक्यूम आती है और वैक्यूम से साउंड ट्रेवल नहीं कर पाता। गॉट इट। उसके बाद है करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच अ लाउड साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अ फेंट साउंड, इसको क्या बोलते हैं, लाउडनेस बोलते हैं। उसके बाद बच्चों हमारे पास है द पिच ऑफ साउंड डिपेंड अपॉन इट्स, पिच ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। उसके बाद प्यारे बच्चों next one is that one is 24, the unit of intensity of sound, intensity of sound का हमारे पास यूनिट क्या होता है, that is watt per meter square, तो watt per meter square। उसके बाद है the unit used to measure the intensity level of sound, intensity of level of sound को measure करने का डेसिबल होता है। the persistence of sound in our brain is about 0.1 second। उसके बाद है हमारे पास to hear a distinct echo, the minimum distance between the source of sound and the reflecting surface should be about, कितना होना चाहिए, 17 मीटर। उसके बाद स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट रूम टेम्परेचर, स्पीड ऑफ साउंड रूम टेम्परेचर पे कितनी होती है, 343 मीटर पर सेकेंड। गॉट इट। उसके बाद ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन, नॉर्मल ह्यूमन के 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज तक होती है। उसके बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर देन 20,000, उनको तो हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक्स, उनको तो हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक्स। फिर द टेक्निक यूज टू एब्जॉर्ब अनडिजायरेबल साउंड्स बाय सॉफ्ट एंड पोरस सरफेस इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते होते हैं, उसको हम बोलते हैं अकाउस्टिक प्रोटेक्शन। उसके बाद है नॉइस पोल्यूशन कैन कॉज, ये बना सकती है किसको, हियरिंग लॉस को, जी बिल्कुल। स्लीप डिस्टर्बेंस, जी बिल्कुल। हाई स्ट्रेस, तो ऑल ऑफ दीज विल बी द राइट ऑप्शन, एक ऑप्शन टिक करना है, सारे ऑप्शन टिक नहीं करने। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट प्रोड्यूसेस साउंड बाय वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स, वो हमारे पास होता है गिटार। फिर है द क्वालिटी ऑफ साउंड हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, कौन सी क्वालिटी करती है, साउंड ऑफ द सेम लाउडनेस एंड पिच। व्हाट इट, द टेक्निक ऑफ यूजिंग साउंड वेव टू मेजर द डेप्थ ऑफ द ओशन इज कॉल्ड, डेप्थ ऑफ ओशन टू सोनार। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज अ स्टेथोस्कोप ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, स्टेथोस्कोप किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है बच्चों, स्टेथोस्कोप वर्क करता है ट्रांसमिशन ऑफ साउंड थ्रू ट्यूब्स। फिर है हमारे पास अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो हमारे पास ये होता है सी ऑप्शन में लिखा हुआ है। फिर हमारे पास नेक्स्ट वन इज अ स्फेरिकल मिरर हुज इनर कर्व्ड सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग, इनर कर्व सरफेस इज रिफ्लेक्टेड, इनर कर्व्ड सरफेस, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होता है, दैट विल बी कनकेव, तो ये कनकेव की शेप होती है ना। उसके बाद है हमारे पास द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल फोकस तो वर्चुअल होता है। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, 1 ये p होता है लेंस से इमेज तक जो ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस, और 1/q ये इमेज तक का डिस्टेंस को बोलते हैं। उसके बाद बच्चों हमारे पास है द बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पास फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू एन अदर, इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। ये हमारे पास क्या आ रहा था, बेंडिंग, बेंडिंग है तो रिफ्लेक्शन होगी, बाउंस बैक होता तो रिफ्लेक्शन होती थी, तो ये क्या होगा, दैट इज रिफ्लेक्शन। उसके बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट वन इज स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ कहता है n इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R, गॉट इट। उसके बाद है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज द रेशियो ऑफ, ये किसकी रेशियो होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्रीज, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। फिर हमारे पास द फिनोमेना ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन अ डेंसर मीडियम एंड गेटिंग कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द सेम मीडियम व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का हमारे पास एक पूरा सिनेरियो बनता है। उसके बाद प्यारे बच्चों हमारे पास है ऑप्टिकल फाइबर वर्क ऑन द प्रिंसिपल, कौन से प्रिंसिपल पे करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद है बच्चों हमारे पास अ लेंस विच इज थिक एट द सेंटर, थिक एट सेंटर एंड थिन एट एजेस, तो ये क्या होता है, ये होता है कन्वेक्स लेंस।
उसके बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट वन इज कि द पावर ऑफ a lens is defined as the reciprocal of focal length in meters। फिर है the SI system of power in lens। पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, डायोप्टर में मेजर की जाती है। फिर है सिंपल माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइंग ग्लास यूज किसके लिए किया जाता है, अ कन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्टर फोकल लेंथ। जितनी शॉर्टर फोकल लेंथ होगी उतनी उसकी मैग्निफिकेशन ज्यादा अच्छी होती है। और वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ये भी याद रख लो, वेवलेंथ कम। इसलिए लेंस अगर आप लोगों ने देखा हो ना, जो कैमरा लेंस होते हैं वो अक्सर आपको ब्लू कलर के दिखाई देते हैं। अब वो ब्लू क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि ब्लू कलर की वेवलेंथ कम होती है। तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा सैमसंग के मोबाइल हैं, आईफोन के मोबाइल हैं, उनके कैमरा लेंसेज क्या होते हैं, बाकी फोन के भी ब्लू होते हैं। और वो ब्लू क्या शो करता है, समझ लो कि एक ओरिजिनल आपके पास मोबाइल फोन है और एक आप लोगों के पास फेक फोन है। और जो वो होगा ना फेक सा बना हुआ, फॉर एग्जाम्पल उसके कैमरा वाइटिश टाइप होंगे और इसके लेंस ब्लू होंगे। कैमरा लेंस डीएसएलआर आप देख लो, कैमरा लेंस डीएसएलआर आप देख लो, वहां पे भी ब्लू कलर होता है क्योंकि उसकी वेवलेंथ कम तो उसकी मैग्निफिकेशन भी अच्छी और रिजॉल्विंग पावर भी उतनी अच्छी होती है। गॉट इट। तो इसलिए शॉर्टर फोकल लेंथ होनी चाहिए और वेवलेंथ भी कम। A compound microscope is used to, compound microscope किस लिए यूज होता है, see very small object। Got it। फिर है अ टेलीस्कोप इज यूज, टेलीस्कोप किसके लिए यूज की जाती है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे मून वगैरह। द डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच अ पर्सन कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मायोपिया होती है। और एक हमारे पास होती है जो ड्यू टू पर्सन कैन नॉट से नियर बाय, तो नियर बाय वाली होती है हाइपरमेट्रोपिया। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट वन इज माइओपिया यानी नियर साइटेडनेस कैन बी करेक्टिंग बाय यूजिंग, किस तरह करेक्ट हो सकती है, अ कनकेव लेंस। उसके बाद है हाइपरमेट्रोपिया को कैसे आप लोग कर सकते हैं हम ठीक, ये हम ठीक कर सकते हैं भाई कन्वेक्स लेंस। उसके बाद बच्चों है इन अ कैमरा द इमेज फॉर्म्ड ऑन द फिल्म इज, जो इमेज फॉर्म होता है वो क्या होता है, वो हमारे पास होता है रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड होता है। रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड होता है। उसके बाद बच्चों राइट एंगल प्रिज्म कैन डेविएट अ रे ऑफ लाइट 90 डिग्री ड्यू टू, वो कैसे कर सकता है, ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर द एबिलिटी ऑफ ए आई टू चेंज इट्स फोकल लेंथ टू सी ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट, इस एबिलिटी को बोला जाता है अकोमोडेशन। उसके बाद बच्चों आप लोगों के पास नेक्स्ट है कि व्हेन अ प्लास्टिक रॉड इज रब्ड विद फर द रॉड अक्वायर्स, रॉड के पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है। फिर है लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल ईच अदर। अगर दो वायर में करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा हो तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। और अगर दो वायर्स में करंट ऑपोजिट जा रहा हो तो ये एक दूसरे को रिपेल करती हैं। चार्जेस ऑपोजिट अट्रैक्ट करते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, लेकिन ऑपोजिट करंट रिपेल करेगा। ये अट्रैक्ट ऑपोजिट चार्जेस करते हैं लेकिन वायर्स क्या करती हैं, ऑपोजिट करंट जिनमें फ्लो कर रहा हो ये रिपेल करती हैं, ये अट्रैक्ट नहीं करती। और अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो फिर दोनों वायर्स अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन अगर चार्जेस सेम आ जाएं तो वो अट्रैक्ट नहीं करते बल्कि रिपेल करते हैं। तो अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे। द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ कंडक्टर विदाउट एनी कॉन्टैक्ट विद द चार्जिंग बॉडी इज कॉल्ड, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। फिर अ गोल्ड इफ इलेक्ट्रोस्कोप इज यूज, गोल्ड इफ यूज किया जाता है डिटेक्ट इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज के किस कैपेसिटर की प्लेट पे कौन सा चार्ज है। ये गोल्ड इफ इंस्ट्रूमेंट ऐसा होता है जिसके विंग्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तभी ये अलग अलग होते हैं। फिर कूलम्स लॉ स्टेट दैट द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, फोर्स हमारे पास K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर ये कूलम फोर्स होती है। इसको लिख सकते हो Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और साथ में आर स्क्वायर। ये हमारे पास के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे ये वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये जो एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम परमिटिविटी है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। गॉट इट। तो जो हमारे पास है ये क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ना, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। व्हाट इट।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज नहीं चार्जेस होना चाहिए था। इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये बी वाला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस नहीं, डायरेक्टली इनवर्सली, इनवर्सली प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस नहीं, ये भी गलत है। वो डायरेक्टली इधर होना चाहिए था, फिर वो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्होंने इनवर्सली लिखा, ये भी गलत हो गया। ओनली बी ऑप्शन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस, गॉट इट। उसके बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट वन इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कूलम होता है। द रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच इट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अदर चार्ज इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, इसका फॉर्मूला होता है न्यूटन, एफ अपॉन क्यू, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम होता है, न्यूटन पर कूलम। और ये एक हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग ऑन, फोर्स किस पे एक्ट कर रही होती है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, ओके। उसके बाद है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। दो चीजें याद रखो, अगर पॉइंट चार्ज को इन्फिनिटी से फील्ड के अंदर लेके आना तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगर फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करवाना है तो इसे पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, गॉट इट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी पॉइंट से इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद है ऐसे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो ये वोल्ट ही होता है हमारे पास। फिर है डिवाइस यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको हम कैपेसिटर बोलते हैं। उसके बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट है 72 वाला, 72 वाला क्वेश्चन है द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज डिफाइंड एज Q इज इक्वल टू सी वी, तो आप लोगों के पास C आ गया, Q अपॉन में V, इसका यूनिट होता है फेरेड। ऐसे यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फेरेड, माइक्रो फेरेड में नॉर्मली ली जाती है। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर टोटल इक्विवेलेंस, जो टोटल होती है वो कैसे लेते हैं, सम ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस का, सम ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस का। फिर है द एसआई द सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज में क्या किया जाता है, सीरीज में हम करते हैं उल्टा कर देते हैं ना, उसको उल्टा कर देते हैं, लेस देन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल जो कैपेसिटेंस होता है। तो हमारे पास यहाँ पे सी ऑप्शन राइट ऑप्शन बना, गॉट इट। उसके बाद बच्चों ये पूरी पीडीएफ, इस पूरे के पूरे एमसीक्यूज की पीडीएफ मैं बताना स्टार्ट में भूल गया, आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल में, आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल में मिल जाएगी, उसका लिंक मिलेगा। लिंक पे क्लिक करोगे, क्योंकि व्हाट्सएप चैनल में ना पीडीएफ शेयर नहीं होती होती हैं, उधर पीडीएफ को ड्राइव पे अपलोड करके उसका लिंक डालेंगे, लिंक पे क्लिक करोगे डायरेक्ट ये पूरी पीडीएफ ओपन हो जाएगी जो मैंने ये सोल्यूशन करवाया इंशाल्लाह, ठीक है। जैसे बेस्ट ऑफ लक लिखा है, ये भी इंशाल्लाह आप लोग देखोगे, बेस्ट ऑफ लक, ये आप लोग देखोगे हमारे सर ने ये लिखा था, ओके। फिर है अ लाइटनिंग कंडक्टर यूज, लाइटनिंग कंडक्टर किस लिए यूज किया जाता है, प्रिवेंट लाइटनिंग फ्रॉम डैमेजिंग बिल्डिंग। उसके बाद है इलेक्ट्रोस्टैटिक पाउडर पेंटिंग वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, इस पे करते हैं पेंटिंग वगैरह इसी प्रिंसिपल पे होती है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट कर लेते हैं। फिर है बच्चों हमारे पास है नेक्स्ट वन, बच्चों नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग, ये क्लियर हुआ। फिर है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज द श्योर टेस्ट ऑफ द चार्ज ऑन बॉडी, वो हमारे पास होता है रिपल्शन का। फिर है द वैल्यू ऑफ कूलम कांस्टेंट 9 टू 10 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, अल्फा ऑप्शन में मौजूद है। उसके बाद है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की बात हो रही है तो मतलब इलेक्ट्रिक करंट की बात हो रही है। ऐसे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, एम्पेयर होता है। उसके बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट वन है, एम्पेयर इसका हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वन इज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज फ्रॉम, कन्वेंशनल करंट किधर से किधर होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। ओहम्स लॉ स्टेट दैट द करंट थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट, गॉट इट। उसके बाद प्यारे बच्चों, उसके बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट आप लोगों के पास है, नेक्स्ट वन इज इसका बी ऑप्शन ठीक हो गया। ओके प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट, ओके। ओके बच्चे, इसका बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो गया था, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। उसके बाद हमारे पास 84 वाला है द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस होता है ओम, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर डिपेंड्स अपॉन, इन सब के ऊपर ही डिपेंड कर रही होती है। उसके बाद है क्योंकि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है,
आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो ये लेंथ पे भी करती है, एरिया पे और नेचर ऑफ मटेरियल यानी इसके रेजिस्टिविटी पे भी। इन सीरीज सर्किट द करंट थ्रू द ईच रेजिस्टर। सीरीज के अंदर याद रखिएगा चार्ज भी सेम रहता, करंट भी सेम रहता, वोल्टेज सेम नहीं रहता। तो इसलिए हमारे पास से क्या बन जाएगा, दैट विल बी, किसकी बात हुई, करंट, तो करंट तो सेम होता है। इन पैरेलल वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर, पैरेलल में ना तो चार्ज सेम रहता ना करंट सेम रहता है, वोल्टेज सेम रहता है। और घरों के अंदर जो होम अप्लायंसेस हैं उनमें कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल, ताकि सब तक वोल्टेज कांस्टेंट पहुंचे। फिर है द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज के अंदर हो तो वो तो सिंपल R1 + R2 कर लेते होते हैं, पैरेलल में होता तो 1/RE इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2। अगर दो हों तो इक्विवेलेंस निकालने का शॉर्टकट होता है, ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे ऐड कर दीजिए। ओके बच्चों, उसके बाद R/N भी होता है। ठीक है, अगर हमारे पास n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हो, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ओके, इसका हमारे पास क्या बनना था, सीरीज के लिए तो सिंपल ऐड कर दो, अगर पैरेलल के अंदर है तो फिर ऐसे निकाल लीजिए। उसके बाद है, ये भी बात बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, ये बात भी बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, वॉट इट, ठीक है। यहाँ पे द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, तो ज्यादा एक्यूरेट ये डेल्टा वाला ऑप्शन है, ज्यादा एक्यूरेट, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास एन एम मीटर इज, उसने बहुत क्लियर कट लिख दिया ना आगे, तो इसलिए ये डेल्टा ऑप्शन ठीक है। एन एम मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड। एम मीटर करंट को मेजर करते हैं और हमेशा कैसे लगाया जाता है, सीरीज के अंदर। उसका वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में वोल्टेज को मेजर करता है। अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन रेजिस्टर, वो हमारे पास होती है H इज इक्वल टू आई स्केर आर टी। यहाँ पे V/I/T, V²T/R, तो ऑल ऑफ दिस इज द राइट ऑप्शन, गॉट इट। उसके बाद प्यारे बच्चों हमारे पास नेक्स्ट वन इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, वॉट होता है। 1 kWh किसके इक्वल होता है, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, गॉट इट। उसके बाद या इसको 3.6 मेगा जूल भी लिख सकते हो, गॉट इट, 3.6 मेगा जूल भी लिख सकते हो। ओके बच्चों, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज द करंट सप्लाई टू आवर होम बाय पावर कंपनीज इज। जो करंट हमारे घरों में आती है वो कौन सी होती है, वो AC होती है, ऑल्टरनेटिंग, यानी, और वो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाली होती है, और उससे ब्रिलियंस हमें 100 टाइम्स की मिलती है। ठीक है, 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी है तो ब्रिलियंस 100 क्यों मिली, क्योंकि AC में एक पॉजिटिव हाफ साइकिल होता और एक नेगेटिव हाफ साइकिल होता है। उसके बाद इन अ हाउस होल्ड सर्किट वी लिव, द लाइव वायर हैज अ पोटेंशियल ऑफ, लाइव वायर का पोटेंशियल तो कितना होता है, 220 वोल्ट होता है, रिलेटिव टू द न्यूट्रल वायर जो जीरो पे होती है। द पर्पज ऑफ ए फ्यूज इन अ सर्किट इज टू, फ्यूज का होता है प्रोटेक्ट द सर्किट फ्रॉम एक्सेस करंट। उसके बाद हमारे पास 98 वाला क्वेश्चन है, द अर्थ वायर इज हाउ इन हाउस होल्ड सर्किट इज कनेक्टेड टू। अर्थ वायर को कैसे कनेक्ट किया जाता है, ये किया जाता है द मेटल केसिंग ऑफ द अप्लायंस। उसके बाद अ शॉर्ट सर्किट अकर्स व्हेन, शॉर्ट सर्किट कब होता है, द लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर कम इनटू डायरेक्ट कांटेक्ट। फिर है हु डिस्कवर्ड दैट अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ये डिस्कवर किया था हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने। तो हमारे पास ये बी ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है। फिर 101 वाला क्वेश्चन, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर कैन बी फाउंड। वो कैसे मेजर कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड ग्रिप रूल, गॉट इट। उसके बाद है हमारे पास अ कोइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ मैनी लूप्स, उसको हम क्या बोलते हैं, सोलेनोइड बोलते हैं। उसके बाद है द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, वो होती है F = Q V × P। और उसकी डायरेक्शन कैसे निकाली जा सकती है, विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फिर है DC मोटर कन्वर्ट, DC मोटर भाई है तो मोटर ना तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करेगी मैकेनिकल वर्क, पानी वगैरह नीचे जमीन से बाहर ऊपर लेके आने के लिए, यही मोटर का काम होता है। और मोटर का काम होता है चलना, हमें एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे लेके जाना। गाड़ियों में मोटर, मोटरसाइकिल, तो मोटर क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी स्पार्क बनता है, हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचा देते हैं, मैकेनिकल वर्क होता है। तो मोटर का काम ही क्या होता है, जनरेटर का काम होता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना, और मोटर का काम होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को
मैकेनिकल में कन्वर्ट करना, ये कह सकते हो जनरेटर चला के मोटर चलाएंगे। जनरेटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में, और मोटर करेगी उस इलेक्ट्रिकल को यूज करके मैकेनिकल, है ना मजे की बात। ओके। डीसी मोटर का काम क्या होता है? डीसी मोटर का काम क्या होता है? डीसी मोटर का काम होता है, मोटर है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करेगी। गॉट इट। उसके बाद प्यारे बच्चे हमारे पास नेक्स्ट वन इज, that one is the function of a split ring commutator in a DC is to इसका फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर के अंदर डीसी मोटर में वो क्या होता है हमारे पास? वो होता है रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कोइल एवरी हाफ साइकिल। ये स्प्लिट रिंग का काम होता है, जो स्प्लिट कर देता है उसकी रोटेशन को। स्प्लिट मतलब तोड़ देता है। फिर है द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग एन इंड्यूस ईएमएफ in a circuit by changing the number of magnetic lines of force passing through it is called, that is called electromagnetic induction। ये हमेशा हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बना। उसके बाद द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, यानी E इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। आप लोगों ने फॉर्मूला अगर नहीं याद तो अभी याद रख लीजिए, ये फेराडेज लॉ का फॉर्मूला है। ई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी के। गॉट इट। नेगेटिव साइन शो करता है इंड्यूस ईएमएफ अपने कॉज को हमेशा अपोज करती है, और ईएमएफ का कॉज होता है चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स। गॉट इट। उसके बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट वन इज Lenz law states that the direction of induced EMF such that direction of induced EMF क्या होती है? Opposes that produce it। A device that convert mechanical energy into electrical energy वो होता है हमारे पास से जनरेटर, वो जनरेटर है। फिर है एंड डीसी जनरेटर प्रोड्यूसेस, डीसी जनरेटर किसको प्रोड्यूस करता है? ऑल्टरनेटिंग करंट को। द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन वन कॉइल ड्यू टू चेंज ऑफ इन नेबरिंग कॉइल, तो दो कोयल आ गई हैं तो इसको म्यूचुअल इंडक्शन बोलेंगे। अ ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ट्रांसफार्मर वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन भी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी, तो बोथ ए एंड सी वाला राइट ऑप्शन है। 95% केसेस के अंदर जो ये वाला होता है ना, बोथ वाला यही सही होता है। फॉर अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर जो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल है ज्यादा होते हैं प्राइमरी की निस्बत, तो एन एस ग्रेटर देन एन पी होगा, या वी एस ग्रेटर देन वी पी होगा। तो ये वी एस लेस देन है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं है, और एन एस ग्रेटर देन होते हैं स्टेप अप के लिए। ये दोनों कंडीशन किसके लिए हैं? ये दोनों कंडीशन स्टेप अप के लिए है। और उसके बाद एन एस लेस देन एन पी है, या वी एस लेस देन वी पी है, तो ये क्या होता है? ये स्टेप डाउन होता है, दैट इज स्टेप डाउन। गॉट इट। उसके बाद है बच्चों नेक्स्ट वन, फॉर अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर जो एन हमारे पास ऐसे वो लेस देन एन पी होगा, इलेक्ट्रिकल पावर एंड ट्रांसमिटेड एट हाई वोल्टेज वो हमारे पास कितनी होती है? दैट इज डिक्रीज द पावर लॉस, डिक्रीज करती है। और रिले 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 इज यूज टू, रिले किसके लिए यूज किया जाता है? फॉर कंट्रोलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ लार्ज करंट विद अ स्मॉल करंट। उसके बाद है द प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ हॉट मेटल सरफेस इज कॉल्ड थर्मोनिक एमिशन, उसको क्या बोलते हैं? थर्मोनिक एमिशन। उसके बाद है बच्चों हमारे पास एन इलेक्ट्रॉन गन इज यूज फॉर, इलेक्ट्रॉन गन किसके लिए यूज की जाती है? प्रोड्यूस करती है फाइन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप जो कि हाई स्पीड ग्राफ वोल्टेज का प्लॉट करती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। द इलेक्ट्रॉन बीम इज डिफ्लेक्टेड बाय, इलेक्ट्रॉन बीम किससे डिफ्लेक्ट होती है? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से। उसके बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट है द स्क्रीन ऑफ ए सी आर ओ इज कोटेड विद अ मटीरियल दैट, वो मटेरियल कौन सा होता है? emits light when strikes electron। 100% क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वांटिटीज दैट वेरी कॉन्टिन्यूसली, जो कॉन्टिन्यूसली वेरी करती रहती हैं उन क्वांटिटीज को क्या बोला जाता है? ऐसी क्वांटिटीज को एनालॉग क्वांटिटीज बोला जाता है। एनालॉग मतलब ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो कॉन्टिन्यूसली वेरी करती हैं। सिनोसॉइडल ग्राफ होता है, साइन फंक्शन साइन 0 पे 0, साइन 90 पे 1, साइन 180 पे भी 0, साइन 360 पे 0, 270 पे -1। उसके बाद है हमारे पास ये हमारे पास क्या होगी? क्वांटिटीज दैट इज नॉन कॉन्टिन्यूस स्टेप आर कॉल्ड, वो हमारे पास क्वांटिटीज होती हैं डिजिटल क्वांटिटीज जैसे 0 1
डिजिट इलेक्ट्रॉनिक्स यूजेस टू डिजिट्स विच आर 0 and 1। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अ लॉजिक गेट इज अ डिजिटल सर्किट दैट हैज। उसके पास क्या होता है जनाब, उसके पास होते हैं वन और मोर इनपुट बट ओनली वन आउटपुट, सिर्फ एक आउटपुट होती है। उसके बाद बच्चों हमारे पास है द एंड गेट गिव्स एन आउटपुट ऑफ वन ओनली। कब वन एंड में आती है? व्हेन ऑल इनपुट्स आर वन, व्हेन ऑल इनपुट्स आर वन, गॉट इट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज के द और गेट गिव्स एन आउटपुट ऑफ जीरो व्हेन। जीरो कब होती है? व्हेन ऑल इनपुट्स आर जीरो, व्हेन ऑल इनपुट्स आर जीरो। और एंड में कब होती है? जब सारे इनपुट वन होती हैं। उसके बाद है एंड में इनपुट्स वन होती हैं और में जीरो, तभी वो क्या होगा? जीरो होगा और में। द नॉट गेट गिव्स एन आउटपुट दैट इज, नॉट क्या देता है? ऑपोजिट टू इट्स इनपुट। उसके बाद है हमारे पास द नैंड गेट इज कम्बिनेशन ऑफ, याद रखिएगा यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स तीन होते हैं हमारे पास, यूनिवर्सल दो होते हैं, एक नैंड होता है और एक नॉर होता है। और जो बेसिक लॉजिक गेट्स हैं वो टोटल तीन होते हैं, एक एंड होता है, एक और होता है और एक नॉट होता है। ये एज अ इन्वर्टर भी यूज होते हैं। और जो हमारे पास यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स होते हैं ये यूज होते हैं इन बेसिक लॉजिक गेट्स को बनाने के लिए। वन नैंड गेट होगा तो ये नॉट के इक्वल होता है, टू नैंड गेट हों तो ये इक्वल होते हैं एंड गेट के इक्वल, और अगर थ्री नैंड गेट हों तो ये इक्वल होते हैं और गेट के इक्वल, गॉट इट। तो यूनिवर्सल लॉजिक गेट क्या बनाने में यूज होते हैं? बेसिक लॉजिक गेट, ओके। द नॉर गेट इज कम्बिनेशन ऑफ, नॉर गेट किसका कम्बिनेशन है? और का और नॉट का। उसके बाद है हमारे पास a table that shows the relationship between the input and output of a logic gate। वो हमारे पास क्या होता है? ट्रुथ टेबल होता है। फिर a not gate is also called, not gate को क्या बोला जाता है भैया? not gate को तो हम बोलते हैं एज ए इन्वर्टर, एज ए इन्वर्टर। तो ये किसके तौर पे यूज होता है? ये एज ए इन्वर्टर पे यूज होता है हमारे पास। ओके बच्चों, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज नॉट गेट एज ए इन्वर्टर भी यूज होता है। उसके बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट वन इज द आउटपुट ऑफ टू इनपुट नैंड गेट इज जीरो व्हेन, कब होती है? जब हमारे पास बोथ आर वन। द आउटपुट ऑफ टू इनपुट नॉर गेट वन कब होगी? जब ये क्या होंगे? बोथ आर जीरो। इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड, प्रोसेस डेटा को क्या बोला जाता है? इंफॉर्मेशन। द साइंटिफिक मेथड यूज्ड टू स्टोर अरेंज एंड कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड, इसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। द मेथड यूज्ड टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन टू फार ऑफ प्लेसेस इंस्टेंटली इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं टेलीकम्युनिकेशन। उसके बाद द फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट यू कैन सी एंड टच, इसको हम बोलते हैं हार्डवेयर। और उसके बाद हमारे पास होता है नेक्स्ट वन द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ये क्या हो गया? दैट इज हार्डवेयर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज द, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। द कंप्यूटर प्रोग्राम मैनुअल सपोर्ट ऑफ देम, वो हमारे पास होते हैं सॉफ्टवेयर। उसके बाद है द डिवाइस, अ डिवाइस दैट कैन बी यूज्ड टू सेंड डॉक्यूमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू टेलीफोन लाइन, इसको हम बोलते हैं फैक्स मशीन। पहले फैक्स का बहुत दौर होता था डॉक्यूमेंट एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए। अ मोबाइल फोन सेंड्स एंड रिसीव मैसेज इन द फॉर्म ऑफ, वो करता है रेडियो वेव की शक्ल में। उसके बाद है हमारे पास द ज्योग्राफिकल एरिया कवर्ड बाय अ सिंगल बेस स्टेशन इन अ सेल फोन नेटवर्क इज कॉल्ड सेल। उसके बाद है एन ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ऑप्टिकल फाइबर किस पे करता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। उसके बाद बच्चों हमारे पास है डिवाइस यूज टू स्टोर डेटा परमानेंटली इन अ कंप्यूटर इज कॉल्ड, ये हमारे पास होता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी? हार्ड डिस्क है। अ कॉम्पैक्ट सीडी स्टोर डेटा यूजेज, ये किस में करता है? लेजर टेक्नोलॉजी में। द यूज ऑफ कंप्यूटर टू राइट डाटा रिपोर्ट एंड बुक इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं वर्ड प्रोसेसिंग। अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क दैट स्प्रेड अक्रॉस ग्लोब इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं इंटरनेट। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल अलाउज यूजर,
ईमेल किसको करती है? सेंड एंड रिसीव टेक्स्ट मैसेजेस, गॉट इट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है 150 वाला, अ प्रोग्राम दैट प्रोवाइड्स अ विंडो टू व्यू वेब पेजेस इज कॉल्ड। वेब पेजेस में जो यूज होता है उसको हम कहते हैं ब्राउजर। ओके बच्चों, अब आगे 151 वाला हमारे पास आ जाता है, जिसका हमारे पास क्या बनेगा? अनऑथराइज्ड एक्सेस हैकिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑन इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस। वो हमारे पास फ्लैश ड्राइव है। इसके अलावा फ्लैश ड्राइव क्या होती है? ये इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड स्टोरेज डिवाइस होती है। उसके बाद है द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम। सेंट्रल पार्ट क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। उसके बाद है द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन। न्यूक्लियस किस पे कंटेन होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स पे। उसके बाद बच्चों आप लोगों के पास नेक्स्ट वन इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ। ये हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है एटॉमिक नंबर। द मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। उसके बाद हमारे पास है आइसोटोप्स आर द एटम हैविंग सेम एलिमेंट दैट हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर मतलब उनका क्या होता है? सेम होता है। एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, तभी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट, केमिकल प्रॉपर्टी सेम। आइसोटोप्स का सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास। आइसोबार्स का डिफरेंट एटॉमिक नंबर और सेम एटॉमिक मास। गॉट इट। आइसोटोप्स का सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास, लेकिन सेम एटॉमिक मास वालों को आइसोबार कहते हैं, और सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वालों को आइसोटोन्स कहते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट वन इज स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन बाय अनस्टेबल न्यूक्लियाई। इसको बोला जाता है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन हैज द ग्रेटेस्ट आयोनाइजिंग पावर। ग्रेटेस्ट आयोनाइजिंग पावर किस में होती है? अल्फा पार्टिकल्स में। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन हैज द ग्रेटेस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। पेनिट्रेटिंग पावर गामा रेज की होती है, और ये माइल्स तक, किलोमीटर तक जाता है। इनकी आयोनाइजेशन कम होती है, अल्फा की आयोनाइजेशन ज्यादा होती है, पेनिट्रेशन कम। गामा रेज की सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन और आयोनाइजेशन ना होने के बराबर। गैमा रेस की, अल्फा रेस की आयोनाइजेशन ज्यादा होती है लेकिन पेनिट्रेशन कम। गॉट इट। उनकी आयोनाइजेशन ज्यादा होती है। एन अल्फा पार्टिकल इज अ हीलियम न्यूक्लियस consisting ऑफ टू प्रोटॉन एंड टू न्यूट्रॉन्स। ये हीलियम तो यही होता है, नोबल गैस है। नोबल गैसेस होते हैं ना, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन। गॉट इट। सारी नोबल गैसेस हैं। हीलियम का डुप्लेट पूरा होता है, बाकी सबका ऑक्टेट पूरा है। अब बीटा पार्टिकल हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमारे पास अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। फिर हमारे पास नेक्स्ट वन यू कैन चेक दैट वन इज गैमा रेज आर। गैमा रेज क्या होती हैं? गैमा रेज हमारे पास होती हैं दैट विल बी हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इनको गुजरने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की मदद से गुजरती हैं, प्रोपागेट करती हैं। इनको गुजरने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती, तो फिर ये प्रोपागेट कैसे करती हैं? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। फिर है व्हेन अ न्यूक्लियस एमिट्स एन अल्फा पार्टिकल इट्स एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर अल्फा पार्टिकल जब निकलेगा, अल्फा पार्टिकल तो हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं ना, तो हीलियम के न्यूक्लियाई मतलब चार्ज में 2 गुना कमी आएगी। तो चार्ज एटॉमिक नंबर क्या होता है? डिक्रीजेस 2 टाइम्स। और एटॉमिक मास में कितनी कमी आती है? 4 टाइम्स। गॉट इट। ये भी आ सकता है एमसीक्यूज में। उसके बाद है व्हेन न्यूक्लियस एमिट्स एन अल्फा पार्टिकल मैस नंबर कितना होता है? डिक्रीजेस 4 टाइम। ये आ गया। व्हेन न्यूक्लियस एमिट्स एन बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल में याद रखिएगा इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, लेकिन आपके बुक में सिर्फ ये लिखा हुआ है बीटा पार्टिकल नेगेटिव का निकलना। हालांकि बीटा पार्टिकल पॉजिट्रॉन भी होती हैं, वो भी निकल सकते हैं। खैर, आपके सिलेबस में सिर्फ लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा। तो एटॉमिक नंबर जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या हो जाएगा? प्रोटॉन बढ़ जाएगा। यानी एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे बढ़ेंगे? या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ा दो या इलेक्ट्रॉन को कम कर दो, तो ऑटोमेटिक। मिसाल के तौर पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक न्यूट्रल एटम में इक्वल है, तो 20 कैसे बढ़ सकता है इस 20 से? या तो इसको 21 कर दो या इसको 19 कर दो। तो ये 21 तो नहीं होगा, ये 19 कैसे हुआ? क्योंकि एक बीटा पार्टिकल निकल गया, ऑटोमेटिकली प्रोटॉन ज्यादा हो गया। हुआ कॉन्सेप्ट क्लियर? तो एटॉमिक नंबर बीटा पार्टिकल के जाने से एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है। बढ़ा क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर होते क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। गॉट इट। नंबर ऑफ प्रोटॉन। फिर हमारे पास है 170 वाला। 170 वाला द टाइम ड्यूरिंग विच हाफ ऑफ द अनस्टेबल रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई इन अ सैंपल डिसइंटीग्रेट इज कॉल्ड। उसको बोलते हैं हाफ लाइफ। फिर है द हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज। वो क्या होती है? कांस्टेंट होती है। उसका रेडिएशन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ये क्या होती है हमारे पास? हाफ लाइफ। ये हमारे पास कांस्टेंट होती है। फिर है हमारे पास
radiations present in the atmosphere due to different radioactive substances are called background radiations. फिर है the technique used to estimate the age of ancient objects by measuring the activity of carbon 14 is called carbon dating. Got it? उसके बाद है the process of next one is बच्चों next one is इसका हमारे पास आ गया बीटा ऑप्शन. ओके. उसके बाद है द प्रोसेस इन विच द a heavy nucleus splits into two smaller nuclei with release of large number of amount of energy. जब छोटों में वो डिवाइड हो जाता है उसको न्यूक्लियर फिशन कहते हैं. और दो छोटे मिलके एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं तो वो फ्यूजन होता है. आगे पूछा गया वही कंबाइन हैवी न्यूक्लियाई तो वो फ्यूजन होता है. एनर्जी रिलीज इन द सन इज ड्यू टू सन से एनर्जी क्यों आते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से. फिर रेडियो आइसोटोप बेसिकली क्या होता है आर्टिफिशियल प्रोड्यूस रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स. रेडियो एक्टिव जो आयोडीन 133 है वो किसके लिए यूज किया जाता है. वो यूज किया जाता है मॉनिटरिंग थायराइड फंक्शनिंग. उसके बाद है हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14. हाफ लाइफ ऑफ इसका आ गया हमारे पास मॉनिटर थायराइड फंक्शनिंग. इम्पोर्टेंट. हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14 इज अप्रोक्सीमेटली कार्बन 14 की अप्रोक्सीमेटली 5730 ईयर्स होती है. उसके बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट वन इज 178. विच ऑफ द फॉलोइंग नेक्स्ट वन इज Which of the following can be stopped by a sheet of paper? शीट ऑफ पेपर से कौन स्टॉप हो सकता है अल्फा पार्टिकल. इनकी पेनिट्रेशन बहुत कम होती है. गॉट इट. उसके बाद है which of the following can be stopped by a few millimeter of aluminium. few millimeter of aluminium से कौन हो एल्यूमिनियम से कौन हो सकता है. that one is beta particle. और उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर थिक लेड कंक्रीट. तो वो हमारे पास होते हैं गैमा रेस. वो होते हैं गैमा रेस. ओके. उसके बाद हमारे पास है इन अ न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन यूरेनियम 235 न्यूक्लियर स्प्लिट आफ्टर एब्सॉर्बिंग. क्यों स्प्लिट हो जाता है स्लो मूविंग न्यूट्रॉन. उसके बाद है द फिनोमेना ऑफ रेडियो एक्टिव वाज डिस्कवर्ड बाय हेनरी बैक्यूरेल. उसके बाद है द एसए यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी. एक्टिविटी का एसए यूनिट क्या होता है बैक्यूरेल. उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ बैकग्राउंड रेडिएशन. बैकग्राउंड रेडिएशन का सोर्स कौन सा नहीं है आर्टिफिशियल लाइट. उसके बाद बच्चों आप लोगों के पास है अ न्यूक्लियर रिएक्टर यूजेस अ कंट्रोल चेन रिएक्शन न्यूक्लियर फिशन. उसके बाद है द प्रोसेस ये क्या आ गया हमारे पास है न्यूक्लियर फिशन. उसके बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट वन इज कि द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन रिक्वायर्स एक्सट्रीमली हाई क्या टेम्परेचर. उसके बाद है हमारे पास रेडियम 226 हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 1620 ईयर्स. आफ्टर 3240 ईयर्स व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल सैंपल विल रिमेन 1/4. फिर है हमारे पास अदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर. किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है होल्डिंग द न्यूक्लियस टुगेदर. द मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली मास ऑफ प्रोटॉन अप्रोक्सीमेटली 1840 टाइम होता है. उसके बाद है इन बीटा माइनस डीके न्यूट्रॉन इज इन द न्यूक्लियस इज कन्वर्टेड इनटू. न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन एंड अ बीटा पार्टिकल. बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. उसके बाद बच्चों नेक्स्ट वन इज which of the following is used as a tracer in agriculture to study fertilizer uptake by plants? That is used phosphorus 32. उसके बाद next question है the next type of radiation emitted by radioactive substances are. That one is alpha, beta, gamma. उसके बाद है इन द डीके इक्वेशन रेडियम रेडॉन और एक्स की जगह पे हमारे पास क्या आएगा अल्फा पार्टिकल निकला. कैसे पता चला क्योंकि 226 से 222 4 गुना इधर कमी आई 88 से 86 2 गुना इधर कमी आई. तो क्या ये हीलियम 4 2 की बात नहीं हो रही. और हीलियम क्या होता है अल्फा पार्टिकल हीलियम को ही बोलते हैं. ठीक है. फिर है इफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 10 मिनट्स एंड यू स्टार्ट with 80 gram, how much will remain after 30 minutes?
30 मिनट्स के बाद ये रह जाएगा 10 ग्राम। उसके बाद है हमारे पास कार्बन 14 डेटिंग इज यूज टू फाइंड द एज ऑफ फॉसल्स, यानी कि जो एंशियंट ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं उसकी एज को निकालने के लिए। फिर अ मेजर हैजर्ड ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल इज दैट दे कैन कॉज, ये किसको कॉज कर सकते हैं? जेनेटिक म्यूटेशंस को, जेनेटिक प्रॉब्लम्स को, चेंजिंग्स को। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट वन इज बच्चों हमारे पास नेक्स्ट वन इज रेडियोएक्टिव सोर्सेज शुड बी स्टोर्ड इन थिक लेड कंटेनर। उसके बाद नेक्स्ट वन इज एन एलिमेंट इज डिफाइंड बाय इट्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। फिर है 199 वाला क्वेश्चन कि द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज नियरली इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन। गॉट इट। उसके बाद है ड्यूरिंग अ गामा डीके द एटॉमिक नंबर ऑफ द न्यूक्लियस। गामा डीके के अंदर तो हमारे पास रिमेन सेम। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है कोबाल्ट 60। So, dear students, that was all for your 10th physics. That is all about your 10th physics MCQs. Very, very best wishes for all of you guys. जो तमाम बच्चे 1 अप्रैल को पेपर देने जा रहे हैं, आप बच्चों के लिए हाईली रिकमेंडेड ये वीडियो है। कल आप लोगों का पेपर है 1 अप्रैल को, यानी कि वेंसडे को आप लोगों का पेपर है फिजिक्स का। वेंसडे 1 अप्रैल 2026। ये आप लोगों के एक दिन पहले ये वीडियो बनाएगी 31 मार्च को, यानी आप लोगों की 31 मार्च को ये वीडियो बनी है। बनानी मुझे पहले चाहिए थी, माजरत चाहता हूँ, बस अब आप गुजारा कर लीजिए। उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए लेके आऊँ। लॉन्ग के बारे में गाइड कर दिया था कौन कौन से लॉन्ग करने हैं, न्यूमेरिकल किन किन चैप्टर्स के करने हैं। इसके अलावा बच्चों अब देख लो, मैं आप लोगों के लिए शॉर्ट क्वेश्चन भी लेके आया हूँ। असल में ना, आप बच्चे तो मुझे नहीं जानते होगे, ठीक है? जो बाकी बच्चे हैं ना आप लोगों के सीनियर्स, उनको थोड़ा बहुत पता होगा। क्या कहते हो? पास एजुकेशन सिस्टम के बारे में उनसे पूछिएगा। फिर आप बच्चे अभी पहली वीडियो आप लोग देख रहे होगे 10th वाले, ठीक है जी। फिजिक्स एंड गेम, अब शॉर्ट देखो, शॉर्ट की हैं ये सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। किधर मिलेगी? सारी पीडीएफ मिलेगी हमारे व्हाट्सएप चैनल पे, आप लोगों का व्हाट्सएप चैनल, ठीक है? ओके बच्चों, तो यहाँ पे देखिएगा हमारे पास ये है क्या। व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, व्हाट इज द रिस्टोरिंग फोर्स इन एसएचएम, राइट द फार्मूला फॉर पीरियड, डेफिनेट द फ्रीक्वेंसी। तो ये सारे शॉर्ट बेसिक से एडवांस जितने आपके पॉसिबल बन सकते हैं, ये सारे शॉर्ट आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल में पीडीएफ उसका लिंक अवेलेबल होगा। उस पर क्लिक करके एक दफा पढ़ लीजिए। एक दफा प्यारे बच्चों इसको पढ़ लीजिए, आपको काफी हेल्प हो जाएगी, आपके मार्क्स काफी बूस्ट अप हो जाएंगे। वेरी वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आप तमाम बच्चों को कामयाब करे और आप बच्चों का स्कोर बहुत ही बेहतरीन आ जाए इंशाल्लाह। अच्छा बच्चों, अब मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आप एक काम कीजिए। आप यहाँ पे एक काम करेंगे और आप वो काम क्या करेंगे जरा सुनिए। आप लोगों को यहाँ पे मैं शो करवा देना चाहता हूँ, जो आपकी फिजिक्स की बुक है मेरे पास मौजूद है। आप लोगों ने करना क्या है, सिंपल सी बात आप लोगों ने करनी ये है। यहाँ पे आप लोग पहुंचे, यहाँ पे आप लोग पहुंचे, आप लोगों ने करना अब क्या है। ये फिजिक्स की बुक आप लोगों के पास मौजूद है। इस फिजिक्स की बुक में आप लोग चेक कर सकते हो, चैप्टर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन है। एक दफा बच्चों इसकी अंदर से रीडिंग कर लीजिए, आपके कई क्वेश्चन एमसीक्यूज आपके शॉर्ट इधर से क्लियर हो जाएंगे। ऐसे इसको पढ़ते जाइए, लैपटॉप की स्क्रीन पे ओपन कीजिए, इसको ऐसे पढ़ते जाइए, काफी चीजें आप लोगों की नजरों से गुजरती जाएंगी। ये किस पे डिपेंड करता है नहीं करता, इसके फीचर्स क्या क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको लाजमी तौर पे आप लोगों ने देखना है। उसके अलावा बच्चों आप लोगों के पास यहाँ पे नेक्स्ट मूव करोगे तो आप लोगों के पास ये टर्म्स आ जाती हैं। इन टर्म्स को देखो, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बच्चों आप लोगों के पास डैम्प्ड ऑसिलेशन में से यहाँ से आ जाता है वेव मोशंस, रिपल टैंक,
ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव आ जाती हैं। तो ये लॉन्गिट्यूडनल और वो तमाम चीज़ें याद रखिएगा। और इसके अलावा बच्चों आप लोगों के पास यहाँ पे मैथ स्प्रिंग सिस्टम आ जाता है। और एंड पे आप लोगों के पास आ जाते हैं यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन और न्यूमेरिकल। तो बच्चों आप लोगों ने करना क्या है, ये मल्टीपल चॉइस लाजमी कीजिएगा। जरूरी नहीं एक्सरसाइज वाले ही आएंगे, अंदर से भी आ सकते हैं। तो ये लाजमी तौर पे ये एक्सरसाइज वाले लाजमी कीजिएगा, आपके मैक्सिमम इधर से ही होंगे। यहाँ पे ये कॉन्सेप्चुअल टाइप है, ये न्यूमेरिकल है। तो ये न्यूमेरिकल भी आप लोग चेक कर सकते हो, अच्छे तरीके से कवर अप कर सकते हो। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे एक दो चीजें आप लोगों को बताना चाहूंगा कि वो तमाम बच्चे किस किस को तैयार करेंगे। आप बच्चों ने अब तैयार कैसे करना है उन चीजों को, उन चीजों को आप लोगों ने तैयार कैसे करना है मैं बताता हूँ। प्यारे बच्चों, आप लोगों के पास ये न्यूमेरिकल पहला गिवन है, दूसरा गिवन है, तीसरा, और ये आप लोगों के पास टोटल कितने हैं, 10 हैं। आप लोगों ने नोट्स लिए होंगे, नोट्स आपके पास मौजूद होंगे। प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे भाई बहने, आप लोग सिंपल इज दैट इनको अच्छे से कर लो। मैं कुछ बता देता हूँ भैया, कुछ बताना चाहता हूँ। 10वें में से पहली दूसरी एग्जाम्पल कर लो। 10वें में से नोट कर लो, मेरी बात को फायदा होगा कि किसी ना एक्सपर्ट बंदे ने आपको कोई चीज बताई है। एग्जाम्पल की बात करूं तो 10.1 और 10.2 कर लो। और न्यूमेरिकल की बात करूंगा तो पहला, दूसरा, चौथा, नौवां ये कर लो। ठीक है, ये न्यूमेरिकल कर लो। 10वां भी कर लो तो फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। उसके बाद दूसरे चैप्टर पे आ जाइए। उसके बाद दूसरा 11 चैप्टर पे आओगे तो साउंड के रिलेटेड है। इसकी पूरी थ्योरी को पढ़ो, ये सारी चीजों को अच्छे तरीके से पढ़ो। शॉर्ट एमसीक्यूज इसके अंदर से करवा दिए हुए हैं। अब इसके प्यारे बच्चों, एंड पे अगर आप लोग आओगे तो आप लोगों के पास क्या मौजूद है, आप लोगों के पास यहाँ पे ये एमसीक्यूज इनको देखो। उसके अलावा कॉन्सेप्चुअल आपके पास न्यूमेरिकल। बच्चों 11 की एग्जाम्पल दो ही हैं, 1 और 2। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 1 और 2, 1 और 2। न्यूमेरिकल की बात करूंगा तो 2 वाला कर लो। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों को कल पेपर में देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। उसके अलावा 4 वाला, ठीक है, 4 वाला कर लो। और उसके अलावा 6 वाला कर लो। और इसके अलावा 9 वाला कर लो। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पे ये इसका 8 वाला है ये न्यूमेरिकल, फर्स्ट, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हाँ ये वाला, ये हमारे पास है इसका न्यूमेरिकल। तीन तीन करो इसके पास। ओके बच्चों, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज चैप्टर 12। ये है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, लेंसेज के बारे में। ओके, इमेज फॉर्मेशन, सारे शॉर्ट सारा कुछ पढ़ेंगे, अंदर से रीडिंग करेंगे। फिर प्यारे बच्चे क्या करेंगे, प्यारे बच्चे करेंगे अब न्यूमेरिकल की तरफ आएंगे। न्यूमेरिकल पे बच्चों आ जाइए, आ जाइए न्यूमेरिकल के ऊपर, न्यूमेरिकल के ऊपर, न्यूमेरिकल के ऊपर। तो न्यूमेरिकल स्नेल्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, इसको भी याद रख लो। लेंस और मिरर में क्या डिफरेंस होता है, मिरर से रिफ्लेक्शन, लेंस से रिफ्रैक्शन। ठीक है, याद रखिएगा। तो बच्चों आप लोग यहाँ पे पहुंच गए समरी के ऊपर। तो समरी पे जब आप लोग पहुंचे तो आप लोगों के पास क्या कुछ आया यहाँ पे देख लेते हैं। आप लोगों के पास ये न्यूमेरिकल्स आ गए। न्यूमेरिकल्स में से क्या क्या करोगे मैं बता रहा हूँ। न्यूमेरिकल के अंदर से आप लोगों ने 12वें के कर लेने हैं न्यूमेरिकल्स। आप लोगों के पास 1, 4, 9, ठीक है, ये वाला 1, 4, 9, ये वाले न्यूमेरिकल कर लो। ठीक है, इसके अलावा 7 वाला भी। ठीक है, उसके अलावा बच्चों 13 हमारे पास यूनिट आ जाता है। 13 में लॉन्ग कौन कौन से हैं, कैपेसिटेंस सीरीज, पैरेलल, कूलम्स लॉ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लेटिंग वगैरह है, वो वाले हमारे पास आ जाते हैं। तो बच्चों इसका आप लोगों ने क्या करना है, इसके आप लोगों के पास
13 के एग्जाम्पल दूसरी चौथी कर लो। एक्सरसाइज का पहला चौथा सातवां आठवां क्वेश्चन कर लो। मैं बोल के बता रहा हूँ, आप देख सकते हो। ठीक है, उसके अलावा न्यूमेरिकल इसके करने हैं, तो इसको न्यूमेरिकल कर लो, दूसरे वाला भी, और उसके अलावा तीसरे वाला भी, चौथे वाला भी, और उसके अलावा ये छठे वाला, ये न्यूमेरिकल कर लो, और ये आठवें वाला। गॉट इट। उसके बाद बच्चों आप लोगों के पास नेक्स्ट आ जाता है 14 चैप्टर करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। 14 करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी देख लेते हैं, करंट और इलेक्ट्रिसिटी में हमारे पास क्या है। अच्छा, उसका तो न्यूमेरिकल हमारे पास थर्ड फोर्थ फिफ्थ वाला कर लो। ठीक है, तो इस तरह बच्चों आप लोगों ने ये चीजों को कर लेना है, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ वाला। ठीक है, तो उसके 15वां इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में आ जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का आप लोगों ने क्या करना है, इधर ही बता देता हूँ। उसका न्यूमेरिकल 1 वाला और 5 वाला कर लो। न्यूमेरिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी चैप्टर 15 का बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स। और एक्सरसाइज के उसके क्वेश्चन कर लो, 3 वाला, 4 वाला और 8 वाला। उसके बाद बच्चों आपको बता देता हूँ यूनिट नंबर 15। ये यूनिट नंबर 15 की ये चीजें बताई हैं आप लोगों को। उसके बाद आप लोगों के पास आ जाता है 16 इलेक्ट्रॉनिक्स वाला। इलेक्ट्रॉनिक्स की चेक कर लो। इलेक्ट्रॉनिक्स का आप लोगों ने करना है वो एंड और गेट करना है, सेफ्टी अलार्म करना, CRO बहुत इंपॉर्टेंट है। CRO लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आने के काफी चांसेस हैं। इसके अलावा बच्चों आप लोगों ने 17 ICT के बारे में है, तो उसमें आप लोगों ने करना है CBIS, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑप्टिकल फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिकल फाइबर लॉन्ग क्वेश्चन। उसके अलावा आप लोगों के पास आ जाता है चैप्टर 18। 17 और 16 का नाम भी न्यूमेरिकल करो तो शायद चलेगा, उनमें नहीं है इतना है, लेकिन कर लो तो फायदा ही है। चैप्टर 18 में हमारे पास एटॉमिक फिजिक्स के एग्जाम्पल करो, 18.2 वाली, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लो, उसके पहले पांच शॉर्ट कर लो। फिर जो चैप्टर नंबर आप 18 तक एटॉमिक फिजिक्स तक किया, गॉट इट। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट योर 10th preparation for physics subject, for physics portion. I hope you have find and you will find this lecture very helpful for you people. आप लोगों के साथ मैं बाकी सब्जेक्ट भी लेके आऊंगा। अगर इस वीडियो के ऊपर आप लोगों ने काफी ज्यादा मोहब्बत दिखाई और ये वीडियो के ऊपर मुझे शो हुआ, तो इंशाल्लाह एक इससे ज्यादा डिटेल्ड और स्मार्ट बोर्ड पे मैं लेक्चर लेके आऊंगा। जिस तरह आप इस चैनल को स्क्रॉल कीजिएगा, जरा सर्च कीजिएगा किस तरह का चैनल है, किस तरह का कंटेंट है, तो फिर मैं आप बच्चों के लिए मैट्रिक की ऐसी चीजें लेके आऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट। जरा कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दें आप लोग, ठीक है, कि नेक्स्ट आपको आगे भी बोर्ड की प्रिपरेशन चाहिए, 9th वालों को, 10th 11 12 वालों को चाहिए, तो जरा मुझे बताएं ताकि इंस्पिरेशन मिले, मोटिवेशन मिले। बच्चों मिलेंगे किसी और वीडियो में, नई वीडियो में। अगर आप लोगों की कोई क्यूरी है, अगर कोई आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन पूछना है, तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। ठीक है, हमारे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, कॉल करके, मैसेज करके, व्हाट्सएप करके। तैमूर हसन को दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दें इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।